नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है और इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। एक ऐसी वॉर जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर्स खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो ढेर सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है ना ये, कि इस एक सिंगल घटना की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर हम टाइम मशीन लेकर वापस जा पाते और इस असैसिनेशन को होने से रोक पाते तो क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होती? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी इतनी बड़ी जंग एक लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजंस की वजह से होती है और फिर एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वो स्पार्क आता है। इमेजिन करो एक डायनामाइट्स का पहाड़ है यहां पर और मैं एक छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके इस पूरे डायनामाइट के पहाड़ को फोड़ देता हूं। तो जो धमाका यहां पर हुआ है वो मेरी माचिस की वजह से नहीं हुआ, वो एक्चुअली में यहां पर एक डायनामाइट का पहाड़ था इसलिए हुआ है। आइए आज के वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to a trench line. साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जो आज के दिन के ऑस्ट्रिया और हंगरी के देशों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जर्मनी का जो एम्पायर था वो भी आज के दिन के जर्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा है। पोलैंड का कोई देश नहीं होता था। रशिया में रशियन एम्पायर था। आज के दिन के टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब इंटरेस्टिंग चीज यह है जाननी दोस्तों कि ज्यादातर यूरोपियन देश उस समय में मोनार्कीज थे, यानी एक राजा महाराजा का राज रहता था वहां पर। इनफैक्ट सिर्फ 3 देश थे यूरोप में जो डेमोक्रेसीज थे, मोनार्की नहीं थे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश हैं जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमेनिया और बुल्गारिया। इन्हें हम बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। याद रखना ये हमारी कहानी में काफी इंपॉर्टेंट है। अपनी कहानी की हम शुरुआत करते हैं साल 1878 से। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई थी। ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था, रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था, जो इन बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन करी गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्जेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्पररली, लेकिन ऑफिशियली ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहेगा ये एरिया। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स कर लिया, इन्वेड कर दिया। उस समय का एक ये पॉलिटिकल कार्टून है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। ऑटोमन के सुल्तान अपने हाथ पकड़कर खड़े हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लग रही थी, रेवोल्यूशंस होने लग रही थी अपनी। इस समय में बुल्गारिया आजाद हो गया ऑटोमन एम्पायर से, जो आप बीच में देख सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। लेफ्ट पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन महाराजा फ्रांस जोसेफ बोस्निया और हेर्जेगोविना देश को भी छीनने लग रहे हैं, फाड़कर मैप से छीनने लग रहे हैं। अब ये जो बोस्निया और हेर्जेगोविना का देश है ये 400 साल तक ऑटोमन राज के अंदर रहा, लेकिन आजादी मिलने की जगह अब यहां पर एक और एम्पायर ने आकर इसे कैप्चर कर लिया। ऑब्वियसली जो बोस्निया में रहने वाले लोग हैं वो इससे बहुत गुस्सा थे, वो आजाद होना चाहते थे। उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग बड़े गुस्सा थे इस चीज को होते हुए देखकर। सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ ना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन था बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी था। एक्चुअली में ये जो सारी कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप की, इनकी एथनिसिटी है स्लाव्स की। बहुत से लोग इन देशों में रहने वाले इस कनेक्शन को फील करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस मैप के बॉटम साइड पर देखोगे, जो डार्क ब्लू में कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के लोग अपने आप को साउथ स्लैव्स करके बुलाते हैं और बहुत से लोगों ने इन देशों में एक साउथ स्लैविक नेशन की भी डिमांड करी। तो सर्बिया ने कंप्लेन करी यहां पर कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर है वो ना सिर्फ बोस्निया को इन्वेड कर रहा है बल्कि हमारे साउथ स्लैव्स को इन्वेड करने लगा। अब इस देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कर ली थी कि रशिया इससे ऑब्जेक्ट ना करे, हम आपको पहले बता रहे हैं हम इस देश पर कब्जा करने वाले हैं। और रशिया ने बात सुन भी ली थी क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, ये है ब्लैक सी, इसके नीचे है सी ऑफ मारमारा, बीच में से ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरता है इस्तांबुल को 2 में डिवाइड करते हुए। अब ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था और रशिया इसे छीनना चाहता था, तो रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से कहा कि हम इसे छीनेंगे, हम इस पर कब्जा जमाएंगे
और तुम हमें कुछ मत कहना, और तुम वहां पर बोस्निया देश पर कब्जा जमा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छी डील है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि रशिया में बहुत से स्लाविक लोग रहते थे, और रशिया के अंदर ढेर सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज को देखकर कि कैसे हम एग्री कर सकते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर वहां पर हमारे स्लाविक लोगों के ऊपर कब्जा जमा ले। रशियन एम्पायर ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, उसे अपने लोगों की सुननी पड़ी। तो इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बावजूद भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल था 1909। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी की तरफ देखता है और पूछता है, अगर हमने अब सर्बिया देश पर कब्जा जमा लिया और रशिया बीच में टांग अड़ाने आया, क्या तुम हमारी मदद करोगे? जर्मनी कहता है, क्यों नहीं भाई, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ रशिया फ्रांस से पूछता है, ये देखो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने पहले बोस्निया देश पर कब्जा किया और सर्बिया ने जब ऑब्जेक्ट किया उस चीज को लेकर, अब ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी साथ में मिलकर बात कर रहे हैं सर्बिया को अटैक करने की। ऐसा करते हैं, अब हम साथ में मिलकर उन दोनों के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन फ्रांस बोलता है कि मुझे क्या लेना देना बोस्निया से, वहां जो भी होता है जाने दो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना इसमें। तो फ्रांस के मना करने पर अब रशिया चुपचाप बैठ जाता है और उसे बोस्निया का ये एनेक्सेशन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अभी के लिए कोई भी जो जंग का खतरा था, एक वर्ल्ड वॉर का खतरा था, वो थम जाता है। लेकिन उसके बाद आता है द असैसिनेशन ऑफ फर्डिनांड। असल में बात क्या है, बोस्निया के जिन लोगों पर कब्जा किया गया है, बोस्निया के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। बोस्निया के लोग अपनी आजादी चाहते हैं। एक नई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत होती है जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप है। सर्बियन लोग इनकी मदद करने लग रहे हैं। इनका पर्पस है आजाद देश बनाना। इनफैक्ट इनका पर्पस ना सिर्फ बोस्निया और हेर्जेगोविना को आजादी दिलाना है, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट करना भी है। ये चाहते हैं कि ये एक अखंड साउथ स्लाविक राष्ट्र बनाए, यूगोस्लाविया। क्या नाम है, यूगोस्लाविया। यूगो का मतलब होता है साउथ, तो साउथ स्लाविक कंट्री बने, जो कि स्पॉइलर अलर्ट बाद में जाकर बन भी जाती है। हालांकि आज के जमाने में बनकर टूट भी गई है ये कंट्री। लेकिन एनीवेज 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के जो प्रिंस हैं फर्डिनांड, वो अपनी वाइफ सोफी के साथ बोस्निया की एनेक्स्ड टेरिटरी में सफर करने जा रहे होते हैं। वैसे तो ये हिंदी वाला सफर करना चाह रहे थे, लेकिन जल्द ही इंग्लिश वाला सफर कर बैठे। 6 बोस्नियन रेवोल्यूशनरीज ने प्लान किया कि वो इन्हें मारेंगे। सुबह के करीब 10 बजे एक रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था कैब्रिनोविक एक बॉम्ब फेंकते हैं फर्डिनांड की गाड़ी के पास। लेकिन ये बॉम्ब गाड़ी से बाउंस होकर साइड वाली सड़क पर फट जाता है और 20 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फर्डिनांड बचकर भाग निकलते हैं। ये जिस मीटिंग में जा रहे थे उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं शौक में आकर, और बोस्नियन मेयर से कहते हैं, हम आपके शहर घूमने आए और हमारा स्वागत आपने बम से किया, ये तो आउटरेजियस है। प्रोग्राम कैंसिल करके ये हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनसे मिल सकेंगे। हॉस्पिटल के रास्ते में इनकी गाड़ी गलती से एक गलत टर्न ले लेती है बाय मिस्टेक। जब ये गाड़ी मोड़ने लगते हैं वापस सही जाने के लिए, रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली में ये एक रेवोल्यूशनरी के सिर्फ 5 फीट की दूरी पर आ गए हैं। एक 19 साल का स्कूल का स्टूडेंट गवरीलो प्रिंसेप, जिसकी मैंने वीडियो में शुरू में बात करी, यही वो इंसान है जो गोली चला देता है फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी पर और हत्या कर देता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की। गवरीलो प्रिंसेप को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसकी एज 20 साल से 2 महीने कम होती है और लॉ के हिसाब से फांसी नहीं दी जा सकती, तो इसलिए 20 साल जेल दी जाती है गवरीलो को इस असैसिनेशन के लिए। ट्रायल के दौरान ये कहते हैं कि मैं एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट हूं, मेरा मकसद है सारे यूगोस्लाव्स को यूनाइट करना, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूगोस्लाव किस स्टेट का हिस्सा बनेगा, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रिया से हमें आजादी मिले। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का महाराज इस घटना को देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर जंग छेड़ देता है सर्बिया देश के खिलाफ। रशिया देखता है कि अब सर्बिया देश पर कब्जा करने की कोशिश करी जा रही है। रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने। जर्मनी देखता है कि रशिया अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, तो जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने। इस बारी फ्रांस भी पीछे नहीं रहता और फ्रांस पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया के सपोर्ट में। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चेन बन गई है जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कार्टून है जो इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए बनाया गया था। यहां पर इटली देश एक्चुअली में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ अलायंस में था, लेकिन अपनी एग्रीमेंट से पीछे हट जाता है इटली इन दोनों को सपोर्ट करने से, क्योंकि एग्रीमेंट में कहा गया था कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला होता है तब हम
आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो लिटरली ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी इन्वेड करने लग रहे हैं सर्बिया देश को, खुद से हमला करने लग रहे हैं, तो हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन क्योंकि ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो ऑटोमन एम्पायर पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में। अब यहां पर यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की एक अलायंस ट्रीटी थी ट्रिपल एंटेंटे करके, और इस तरह से एक बड़ी जंग होती है, द ग्रेट वॉर, जहां पर ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ जंग पर आ जाती हैं। बाद में यूएसए और जापान जैसे देश भी जुड़ जाते हैं इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट करने, और ऑब्वियसली जिन देशों पर ब्रिटिश राज था जैसे कि इंडिया, वो देश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस जंग में, क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर्स की जरूरत थी। तो सबसे आसान ऑप्शन रहेगा कि जिन देशों पर ब्रिटिश ने कॉलोनाइज कर रखा है, ऑब्वियसली उन देशों के लोगों को इस्तेमाल किया जाए सोल्जर्स की तरह। तो ढेर सारे इंडियंस भी जाते हैं ब्रिटेन के बिहाफ पर इस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 की। लेकिन यहां पर एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, ये सारे देश क्यों इतने उत्सुक थे एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए? आज के दिन ऐसा कुछ हो जाए तो इतने सारे देशों के बीच में जंग तो नहीं होगी। उस समय क्या ऐसा अलग था कि ये सारे देश जंग पर गए? इसके 4 मेन कारण बताए जाते हैं दोस्तों। नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटेरिज्म और अलायंसेस। नेशनलिज्म का यहां पर मतलब है दोस्तों बिना लिबरेशन के नेशनलिज्म, बिना आजादी का नेशनलिज्म। एक ऐसा नेशनलिज्म जो रेस पर आधारित हो, जो इस पर आधारित हो कि मेरी कंट्री बेस्ट कंट्री है दुनिया की, और जो बाकी कंट्री है उनके खिलाफ एक एग्रेसिव एटीट्यूड होना, बाकी कंट्रीज को एक निचली नजर से देखना। जब बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था 1871 में, वो नेशनलिज्म के बेसिस पर किया था। लेकिन फिर भी जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, प्रशियन मोनार्की के अंडर। लोगों के अंदर इस नेशनलिज्म की भावना का इन राजा महाराजाओं ने फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, लोगों को कन्विंस किया कि यहां पर वॉर पर चले जाओ अपने देश के लिए। और यहां पर इन्होंने वॉर डिक्लेयर करी इंपीरियलिज्म के लिए, बाकी कंट्रीज को ऑक्यूपाई करने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए। अब यहां पर आप सोचोगे अपने देश को मैनेज करना ही इतना मुश्किल काम होता है, ये लोग अपनी कंट्रीज के बॉर्डर्स को क्यों एक्सपैंड करना चाह रहे थे, क्यों दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करना चाह रहे थे और सिरदर्द उठाना चाह रहे थे? इसका सिंपल आंसर है दोस्तों, लूट मचाना। राजा महाराजा दूसरे देशों पर कब्जा करते थे, एक तो अपनी प्राइड के लिए, पावर पाने के लिए, ये देखो मेरे अंदर कितना इलाका आता है, इतने बड़े एरिया पर मेरा राज है, और दूसरा रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए उन एरियाज के। कहीं पर सोना पाया जाता था, उसे लूट कर अपनी ट्रेजरी में रखने के लिए। और 1900s तक ये जो काम था लूटने का, ये कैपिटलिस्ट कंपनीज भी करने लग गई थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तो पहले कब्जा किया था इंडिया के एरियाज और इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करना शुरू किया था। इसलिए कई लोग इंपीरियलिज्म को हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म करके पुकारते हैं कि कैपिटलिस्ट बाकी देशों पर कब्जा करके उनके रॉ मटेरियल और चीप लेबर का फायदा उठाते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। उस समय के एक फेमस कैपिटलिस्ट हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत करी थी, उन्होंने इनफैक्ट खुद एक बड़ा फेमस डायलॉग कहा था वॉर और कैपिटलिज्म को लेकर। डू यू वांट टू नो द कॉज ऑफ वॉर? इट इज कैपिटलिज्म, ग्रीड, द डर्टी हंगर फॉर डॉलर्स। टेक अवे द कैपिटलिस्ट एंड यू विल स्वीप वॉर फ्रॉम अर्थ। जो इंपीरियलिज्म था दोस्तों, ये बिना मिलिटरिज्म के पॉसिबल नहीं था। बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था इन कंट्रीज को मिलिट्री पर, ताकि ये और देशों पर कब्जा कर सकें सिंपली बाय ब्रूट फोर्स। ब्रिटिश की रॉयल नेवी उस समय दुनिया की लार्जेस्ट नेवी होती थी, जिसकी मदद से ब्रिटेन अपने इतने बड़े इंपीरियलिस्टिक एम्पायर को चला पाता था। उस समय की ये जो 6 ग्रेट बड़ी पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया और इटली, इनकी कंबाइंड मिलिट्री स्पेंडिंग 1870 में 94 मिलियन पाउंड्स के आसपास थी, और 1914 तक ये 4 गुना बढ़ चुकी थी। ये बहुत पैसा खर्च कर रहे थे ये सारे के सारे देश मिलिट्री पर। इन सारे देशों को इंपीरियलिज्म में काफी इंटरेस्ट था, ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा जमाया जा सके, अपने एम्पायर को बड़ा किया जा सके। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है दोस्तों कि जब यहां पर मैं देश की बात करता हूं, मेरा मतलब देश से मोस्टली है उस देश के मोनार्क, जो महाराजा उस एम्पायर के थे। क्योंकि डेमोक्रेसी तो थी नहीं, लोगों की तो मर्जी सुनी नहीं जाती थी, सिर्फ एक इंसान जो टॉप पर बैठा है उसकी मर्जी चलती थी। और बड़े ही क्रूर राजा महाराजाओं थे यहां पर। जर्मनी में काइजर विल्हेम II थे इस वक्त, जिन्हें बड़ा क्रोधी राजा माना जाता है। ये हमेशा डर में बैठे रहते थे कि फ्रांस, ब्रिटेन या रशिया कहीं जर्मनी पर हमला ना कर दे। रशिया में सार निकोलस II, जो अपनी सत्ता संभाल नहीं पा रहे थे, आखिरी एम्पायर रहे रशियन एम्पायर के। और ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट थे किंग जॉर्ज V। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये जो तीनों राजा थे, ये तीनों एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स थे, एक ही फैमिली के लोग थे ये लिटरली, 3 देशों के राजा।
इमेजिन कर सकते हो। तो वर्ल्ड वॉर वन एक तरह से यहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, लिटरली एक फैमिली फाइटिंग समझ सकते हो इसे। कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया ने कोशिश करी थी इन तीनों के बीच में लड़ाई रुकवाने की, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये पॉसिबल हो नहीं पाया। चौथा रीजन यहां पर बताया जाता है अलायंसेस। इन सारे देशों के बीच में इतनी सारी पॉलिटिकल अलायंसेस देखने को मिली। 1882 में ट्रिपल अलायंस बनी थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और इटली के बीच में। इन तीनों कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे को अगर किसी भी ग्रेट पावर के ऊपर हमला किया जाता है तो। दूसरी मेजर अलायंस बनी थी 1907 में ट्रिपल एंटेंटे करके, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में। ये अलायंसेस बनाने के पीछे ओरिजिनल रीजन ही था इंपीरियलिज्म। ये सारे देश दूसरे देशों पर कब्जा करते थे और फिर जेलस फील करते थे कि इस देश ने इस अफ्रीकन देश पे कब्जा कर लिया, इस वाले देश ने इधर कब्जा कर लिया, अब हमें अपने एम्पायर को यहां बढ़ाना है, वहां बढ़ाना है। यही चीजें चल रही थी। अब ऐसे केस में आम जनता का क्या हाल था? आम जनता क्यों इन राजा महाराजाओं के चक्कर में आकर एक दूसरे से लड़ने लग जाए? क्या जनता चाहती थी वर्ल्ड वॉर वन हो? इसका जवाब है दोस्तों, मोस्टली नहीं। लेकिन फिर भी आम जनता इस जंग में धकेली गई। पहला रीजन, जो एक सोल्जर की नौकरी होती थी उस टाइम पर, वो गरीब लोगों के लिए होती थी। एक आम इंसान सोल्जर बने, अपनी जान दांव पर लगाए किसी राजा के लालच के लिए। कोई ये क्यों करना चाहेगा? पैसे के लिए, एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से। जिन लोगों को कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती थी वो सोल्जर की तरह फिर नौकरी ढूंढते थे इन देशों में। अब चलो, अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर जंग लड़नी है तो अलग बात है, लेकिन यहां पर किसी दूसरे देश पर कब्जा जमाने के लिए, दूसरे देश को इन्वेड करने के लिए क्यों जंग लड़ना चाहेगा कोई? मोटिवेशन कहां से आएगा इसका जवाब है प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता था उस समय में, जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म। उस समय के अखबारों में, मीडिया में ऐसी इमेज बनाई गई कि अपने आप को आर्मी में इनलिस्ट करना एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, सेल्फलेस सर्विस है देश के लिए। सोल्जर्स को बड़ा ही जेंटलमैन, डिसिप्लिन्ड हीरोज की तरह दिखाया गया। वॉर को ग्लोरीफाई किया जाने लगा मीडिया में। फॉर एग्जांपल, ब्रिटेन एक टाइम पर रशिया के साथ क्रीमियन वॉर पर गया था और एक फेल्ड मिलिट्री एक्शन की वजह से 200 सोल्जर्स मारे गए थे ब्रिटिश के। लेकिन न्यूज़पेपर्स ने इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट किया। जो आर्टिकल प्रिंट किया गया द टाइम्स लंदन में, उसमें कहा गया द ब्रिटिश सोल्जर विल डू हिज ड्यूटी इवन टू सर्टेन डेथ एंड is not paralyzed by the feeling that he is the victim of some hideous blunder। मतलब टॉप लीडरशिप ने वहां पर गलत डिसीजन लिए जिसकी वजह से सोल्जर्स की जाने गई, फिर भी इस चीज को एक हीरोइक एक्ट की तरह दिखाया गया। ब्रिटेन के जो मोनार्क थे उन्होंने एक ऑफिशियल पोएट को अपॉइंट किया था, एल्फ्रेड टेनिसन करके। उन्होंने एक पोएम लिखी, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये वन ऑफ द फर्स्ट पोएम्स थी दुनिया में जो सोल्जर को हीरो की तरह दिखाती है। एक और फेमस इंग्लिश पोएट थे रूपर्ट ब्रुक करके, उनकी पोएम्स द सोल्जर या फिर द डेड, वॉर और डेथ को एक ग्लोरियस चीज की तरह दिखाती थी। इनकी खुद की डेथ वर्ल्ड वॉर वन में हुई थी और विंस्टन चर्चिल ने इनकी पोएम का इस्तेमाल किया एक डेथ नोट की तरह बाकी और लोगों को रिक्रूट करने के लिए। तो इस तरह का वॉर मॉन्गरिंग प्रोपेगेंडा उस टाइम पर फैलाया जाता था। दिखाया जाता था कि जंग पर जाना अपने देश के लिए बड़ी अच्छी चीज है। मैं यहां पर देश कहने लग रहा हूं क्योंकि देश यहां पर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। देश यहां पर एक राजा के अंदर शासन था और आप बेसिकली जंग पर जा रहे थे उस राजा के लिए। लेकिन हर कोई इस प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस में नहीं आया। काफी लोग थे इन देशों में जो वॉर के कंप्लीटली अगेंस्ट थे। अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी, इटालियन की सोशलिस्ट पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, रशिया में बोल्शेविक्स, जर्मनी में कार्ल लिबनेस्ट और रोजा लक्समबर्ग। इसके अलावा कई और ग्रुप्स थे लोगों के, जैसे कि एनार्किस्ट और सिंडिकलिस्ट जो इंटरनेशनलिज्म में विश्वास रखते थे। कुछ लोग रिलीजन और ह्यूमैनिटी के बेसिस पर वॉर को अपोज करते थे, जैसे कि हेनरी फोर्ड या फिर वैलेंटीन बुल्गाकोव। और इसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग जैसे इंटेलेक्चुअल्स और पोएट्स भी थे जो वॉर के अगेंस्ट थे। इन्हें आप जानते होंगे, जंगल बुक के ऑथर हैं। द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड की पोएम के अगेंस्ट इन्होंने एक काउंटर पोएम लिखी थी, द लास्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड, जो हाईलाइट करती है कि किन बुरी परिस्थितियों से सोल्जर्स को गुजरना पड़ता है एक जंग लड़ते वक्त। सिमिलरली विल्फ्रेड ओवन की कुछ पोएम्स थी जो वॉर का कड़वा सच दिखाती थी। पॉइजनस फ्यूम्स, हाथ पैर घाव से भरे हुए, खून की खांसी। अगर आप सही में समझ पाओगे कि किन परिस्थितियों से एक सोल्जर को गुजरना पड़ता है वॉर में, तो कभी भी आप वॉर को एंथुजियाज्म की तरीके से नहीं देखोगे। शायद सबसे लेजेंडरी एंटी वॉर पोएम थॉमस हार्डी ने लिखी थी 1909 में, द मैन ही किल्ड। इस पोएम में दिखाते हैं कि एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को गोली से मार डालता है क्योंकि दोनों अनएम्प्लॉयड लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था। कुछ पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो सोल्जर की तरह भर्ती हो गए, अपने देश के लिए फाइट करी और सामने आकर एक दूसरे पर गोली चला दी।
लेकिन अगर यही दोनों लोग एक दूसरे को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मिलते दूसरे के देश में, तो शायद खुशी खुशी एक दूसरे के साथ गाते और खाना खाते और जश्न मनाते। यही रीजंस हैं दोस्तों कि हर सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था वो इस खराब वॉर मॉन्गरिंग प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आया। और हमें कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर कई म्यूटिनीज हुई। फ्रांस में एक केस हुआ कि एक पूरी बटालियन ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये जंग नहीं लड़ रहे। रशिया में सोल्जर्स ने अपने ही राजाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी। और सबसे इंटरेस्टिंग तो केस है द क्रिसमस ट्रूस ऑफ 1914 ईयर में जब वॉर चल रही थी, क्रिसमस का टाइम आया तो एक तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स, एक तरफ जर्मन सोल्जर्स साथ में आ गए क्रिसमस सेलिब्रेट करने जंग के मैदान पर। We were in the front line. We were about 300 yards from the Germans, and we had, I think, on Christmas Eve, we'd been singing carols and this, that, and the other, and the Germans had been doing the same. Eventually, a German said, "Tomorrow, you no shoot, we no shoot." इन्होंने खाना एक्सचेंज किया, साथ में गाना गाने लगे और साथ में सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि लिटरली इन आम लोगों के लिए कोई रीजन नहीं था इस वॉर पर जाने का। लेकिन फिर उनको अपने कमांडर से ऑर्डर आया कि ये सब बंद होना चाहिए और वॉर वापस चालू की जाए। फिर पनिश किया जाने लगा सोल्जर्स को कि अगर कोई जंग नहीं करेगा तो हम उसे वैसे ही शूट डाउन कर देंगे, अपने सोल्जर को ही। कोई अगर यहां पर जंग छोड़कर भागेगा तो भी हम उसे पनिश करेंगे, कोई पकड़ा गया तो ऐसे भी पनिशमेंट्स दी जाती थी अपने सोल्जर्स को मजबूर करने के लिए कि यहां पर जंग लड़ी जाए। इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर 1 हुई और एग्जैक्टली क्या हुआ अब इसकी बात करते हैं आगे किसी वीडियो में। इस वीडियो के एक पार्ट 2 में बात करते हैं कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी कंट्रीज ने फाइट करी, किन की जीत हुई और यहां पर इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट थी इस जियोपॉलिटिकल गेम में। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया तो कारगिल वॉर वाला वीडियो भी देख लो और ऐसे ही कई और मैंने हिस्टोरिकल एजुकेशन वीडियोस बनाए हैं, आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं यहां पर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।